हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। एक समय की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है। मैं तुमसे आगे मिलता हूं। ठीक है, कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी अचानक एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात होने वाली थी, सो पंडित ने कहा, रात होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूं एमम। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहां भी ये महाकाल जाता है, वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि पंडित जी, आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूं। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहां जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो, वहां कोई न कोई नुकसान हो जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियां का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूं? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूं एन, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं एन, और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं एन जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। ये बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े पशोपेश में पड़ गया कि यदि वास्तव में वह महाकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण उसके बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ये बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं था। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है।
इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या उसके मित्र को। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वह अपाहिज व गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में, इसलिए हृदयाघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। चूंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता, वह सभी को एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन तुरंत ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूं एम, और हर क्षण चलता रहता हूं एम। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देख मुझे ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद, आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। सो पंडित ने भी किया। चूंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्रालय होते हैं और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई न कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, सो उसने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे ये न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से
इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था। चूंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती। सो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे न ताए रोका न किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग हुआ ये कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, न ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी की बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित का गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो खुद ही समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के ही शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयनकक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में, राजा के ही कक्ष में, वो भी रानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई। चूंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी, इसलिए अब यदि पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा, और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाए। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर ये सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा न राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से,
और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी, और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देखते रहे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजायर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।